सो here इज़ द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। तो ये इमेज देखिए आप यहाँ पर, फर्स्ट कॉटन मिल जो थी बॉम्बे में उसकी इमेज लगाई हुई है। फिर नेक्स्ट आता है कि ये देखिए जूट मिल जो लगी थी बंगाल में, फर्स्ट जूट मिल बंगाल की जो 1855 में सेटअप हुई थी, ये उसका एक फ़ोटो दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है फिर अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो देखिए ये जो टर्म है एंटरप्रेन्योर्स, इसको एंट्रीप्रेन्योर नहीं बोलते, दिस टर्म इज नॉन एज अ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। एंटरप्रेन्योर्स देखिए वो लोग होते हैं द पीपल हु स्टार्टअप देयर बिजनेस, यानी वो लोग जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एकदम इनिशियल लेवल से, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड जीरो से अपना जब कोई काम स्टार्ट करता है तो उन लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है। और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए द पर्सन मस्ट हैव एटलीस्ट 2 क्वालिटीज, मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एंटरप्रेन्योर की। फर्स्ट इज द इनोवेटर, दैट पर्सन हैज़ एन इनोवेटिव आइडिया बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। तो एक इनोवेटिव होता है वो पर्सन, जो भी उसका बिजनेस होता है कि कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। और सेकेंड होता है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, कि वो पर्सन जो होता है, क्योंकि देखिए जब आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो आप एक रिस्क लेते हैं, क्योंकि उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के, उस बिजनेस के चलने के चांसेस कुछ भी आप नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि हाँ हम बहुत सक्सेसफुल होंगे, या फिर हो सकता है हमारा बिजनेस डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, इट इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन शुड बी इनोवेटिव एंड ही मस्ट हैव द रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी। ओके, तो उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में जितने भी जो कंपनीज है, लाइक जो हमारी जो जमशेदजी टाटा ने लगाई थी रिलायंस, सॉरी टाटा इंडस्ट्री जो है, टाटा टिस्को, और उसके अलावा जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस कंपनी है जो धीरू भाई अंबानी ने लगाई थी। तो ये लोग सारे के सारे जो थे, दे पीपल वर नॉन एज द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया था। तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था। तो देखिए अगेन नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर थे। इन्होंने जो था, मतलब ये अपना चाइना से के साथ, मतलब जो ट्रेड होता था, ठीक है, मतलब ये चाइना के साथ छोटा मोटा ट्रेड करते थे पहले, जब इन्होंने अपना एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो पहले से इनके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था, जिसके साथ इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। फिर सेठ हुकुमचंद थे, ये एक मारवाड़ी थे, बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, और इन्होंने अपनी फर्स्ट इंडियन जो जूट मिल लगाई थी वो कैलकाटा में लगाई थी 1917 में। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। और ये भी क्या थे, अपना ट्रेड करते थे चाइना के साथ। तो इनके जो फादर थे और जो ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत फेमस जो थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था जीडी बिरला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपना एक इन्वेस्टमेंट किया था, और सेकंड सेठ हुकुमचंद ने अपनी फर्स्ट जो इंडियन जूट मिल लगाई थी, यानी भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी थी, कलकत्ता में लगी थी 1917 में। और किसने लगाई थी, सेठ हुकुमचंद ने। और इनके जो दादा थे वो एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर जीडी बिरला। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये इमेज दी हुई है JN टाटा की, RD टाटा की, एंड सर RJ टाटा एंड सर DJ टाटा की। तो 1912 में जो JN टाटा थे, जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा इनका पूरा नाम है, JN का जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा, इन्होंने फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स लगाया, मिल लगाई, फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में जमशेदपुर में। और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, और ये बहुत लेटर खैर स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि अब ये जो फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी इंडिया में, कॉटन मिल लगी थी, जूट मिल लगी थी, फैक्ट्रीज लगी थी, ये इनमें काम करने के लिए वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे। तो वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे, तो जो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज थी 1911 में, यहाँ पर इट केम फ्रॉम द नेबरिंग, यानी जो यहाँ पर वर्कर्स आ रहे थे वो जो आसपास का एरिया था, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे, रत्नागिरी के आसपास के जो पड़ोसी एरियाज थे, वहाँ से वर्कर्स आ रहे थे। कानपुर की जो मिल थी वहाँ पर ज़्यादातर वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे, जो आसपास के गांव थे, विलेजेस थे कानपुर के आसपास के, वहाँ से वर्कर्स आ रहे थे। जो मिल वर्कर्स थे ये अपने जो विलेजेस होते थे, विलेज और जो सिटी होते थे, वहीं पर उनके बीच में घूमते रहते थे, मतलब वहीं पर उसके बीच में वहीं पर काम करते थे, आते जाते रहते थे, मूव करते रहते थे, और अपने विलेज शाम को मतलब विलेज आ जाते थे वापस कब, जब भी कोई फेस्टिवल होता था, यानी छुट्टियों के टाइम पे या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि ओवरऑल जो इनका बेस
बेस था वो क्या था, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है, ये एक हेड जॉबर की फोटो है। अब जॉबर कौन होता है मैं भी आपको बताती हूँ, जो जॉब दिलवाने में मदद करता है। तो एक हेड जॉबर की फोटो ली हुई है यहाँ पर। अब देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब ये जो हमारे बड़े बड़े जो टाटा और जो बिरला, ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, ये एम्प्लॉयड एक जॉबर को एम्प्लॉयड करते थे। जॉबर मतलब वो पर्सन जो इनको नई नई रिक्रूट्स ला के देता था। रिक्रूट्स मतलब कि इनको नए नए लोगों के बारे में, मतलब इनको जैसे काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती थी, तो वो वर्कर कौन ला के देगा, तो एक मिडल मैन होता था जिसका नाम होता था जॉबर, और ये अक्सर वहीं का लोकल पर्सन होता था, क्योंकि इसको ज़्यादा पता होता था कि भाई यहाँ पर कहाँ पर लेबर इजीली वर्कर्स मिल जाएंगे। तो ये नई नई जो रिक्रूट्स होती थी, मतलब जो नए नए लोगों को लाना होता था जॉब के लिए, वो लेके आता था। अक्सर ये जो जॉबर जो होता था एक बहुत पुराना और एक ट्रस्टेड वर्कर होता था, मतलब जिस पर आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये अक्सर लोग कहाँ से लाता था, जो उसके अपने गाँव के होते थे, और उनको कन्फर्म करता था, उनको विश्वास दिलाता था जॉब्स के बारे में, और उनको जहाँ पर भी लोकेशन, जिस भी जगह पर वो काम करते थे, उनको सेटल होने में मदद करता था। फिर ये प्रोवाइड करता था उनको जब भी, क्योंकि देखिए इसके मतलब अपने गांव के लोगों को ये ज़्यादातर प्रेफर करता था। अब गांव के लोग हैं तो मतलब एक जानकारी होती है, एक ब्रदरहुडनेस होती है। तो जब भी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी सिटी में, तो अक्सर ये उनको पैसे दे के मदद भी कर दिया करता था, यानी एक अपनापन जैसा होता था। फिर वो डिमांड करता था मनी और गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर्स एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए टाइम टाइम पर ये क्या करता था, लोगों से पैसे थोड़ा सा एक रिश्वत जिसे बोलते हैं, ब्राइब, वो या गिफ्ट्स लोगों से बोलता था कि देखिए मैंने आपको जॉब दिलाया है, तो आपको भी मुझे बदले में थोड़ा गिफ्ट या थोड़ा सा मतलब मुझको अपना कुछ परसेंट देना चाहिए, आपका जो भी आपका मनी आपको मिलता है एज अ वेजेस, है ना। तो ये अक्सर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। फिर अब ये देखिए एक फ़ोटो डाली हुई है मैंने अहमदाबाद मिल की, स्पिनर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अहमदाबाद मिल की फ़ोटो है। नेक्स्ट इसमें आता है पिक्यूलियरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या क्या पिक्यूलियरिटीज़ आई थी, तो देखिए जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, इन लोगों ने इस्टेब्लिश की टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, लैंड ली इंडिया में चीप रेट्स में, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने, सॉरी, अब ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट किया, टी एंड कॉफ़ी। और इन्होंने लैंड ली किससे, जो, क्योंकि देखिए इंडिया में अपनी गवर्नमेंट तो थी नहीं, हमारे पास अपना कंट्रोल तो था नहीं हमारे पास। उस टाइम इंडिया में कौन था, कॉलोनियल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्होंने प्लांटेशन फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ते रेट्स पर लैंड एक्वायर की, और फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया माइनिंग में, इंडिगो में और जूट में। फिर ज़्यादातर इनके ये जो प्रोडक्ट्स होते थे, ये क्या चाहते थे, रिक्वायर्ड प्राइमरीली फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स होते थे ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में सेल नहीं करते थे, ठीक है। यानी जो टी, कॉफ़ी और जो भी मतलब इंडिगो प्रोडक्ट्स होते थे, इनकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता था। अब जो स्वदेशी मूवमेंट चला था 1915 के आसपास, देखिए इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चला था, सॉरी 15 नहीं, 1905 के आसपास चला था, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम इंडिया के जो वायसराय थे, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया था। और इनफैक्ट 16 अक्टूबर 1905 में उन्होंने डेट भी बता दी थी कि इस दिन हम बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटेरियन होगा, वेस्ट बंगाल जो होगा वो हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटेरियन होगा। और यहाँ पर इन्होंने डिवाइड भी कर दिया था, और फिर इसको एक मतलब कंबाइंड करा था 1911 में, ठीक है। 1911 में बंगाल को फिर से यूनाइट कर दिया गया था, और बंगाल, कोलकाता से इंडिया की कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी 1911 में। तो जो पार्टीशन के अगेंस्ट में इंडिया में मूवमेंट चला था, वो स्वदेशी मूवमेंट चला था, यानी स्वदेशी अपनाओ, हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे क्लोथ हैं, हमारे जो भी मतलब स्वदेशी चीज़ें हैं, हम उसको अपनाएंगे, और जो भी ब्रिटिश यानी जो भी फॉरेन क्लोथ्स हैं, फॉरेन रिचुअल्स हैं, जो भी चीज़ें फॉरेनर्स हैं इंडिया में, उनको हम लोग बॉयकॉट कर देंगे। तो ये मूवमेंट जो था उस टाइम बहुत ज़्यादा मोमेंटम, मतलब बहुत स्पीड पकड़ ली। नेशनलिस्ट जो थे हमारे अपने देश के जो लोग थे, वो भी मोबिलाइज्ड हुए। उन्होंने लोगों को कहा कि जो भी फॉरेन क्लोथ है आप उसको बॉयकॉट करिए, और स्वदेशी जो कपड़े हैं उनको आप लोग एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट इसमें आता है, अब देखिए उसी टाइम पर 1915 के आसपास, क्योंकि 14 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या कंडीशंस थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे धीरे हो जाती है। तो देखिए वॉर ने एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया था, बहुत एक चेंजफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और जो ब्रिटेन की मिल्स थी, वो तो कहाँ बिजी हो गई थी, वॉर के लिए जो प्रोडक्शन चाहिए होता था ताकि आर्मी की जो नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। अब जो मैनचेस्टर का इम्पोर्ट था इंडिया में, यानी जो मैनचेस्टर जो मतलब लोग यहाँ पर सामान मंगवा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। सडनली क्या होता है, इंडियन जो मिल्स थी
थी उनका एक उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट तैयार हो जाती है इंडिया में सप्लाई करने के लिए। और जो वॉर था ये बहुत लंबा चलता है, ठीक है। इंडियन फैक्ट्री अब देखिए, अब ब्रिटेन की फैक्ट्री उतना मतलब जो मटेरियल था, उतना जो फाइनल प्रोडक्ट था उनको सप्लाई करने में अनेबल थी। तो अब क्या होता है, जो इंडियन फैक्ट्रीज थी, इंडियन फैक्ट्रीज से एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडियन फैक्ट्रीज क्या करेंगी, इंडियन फैक्ट्रीज जो हैं जो भी वॉर टाइम पर इसेंशियल गुड्स चाहिए उनको सप्लाई करेंगी। जैसे जूट बैग हो गया, क्लोथ हो गया आर्मी यूनिफॉर्म्स के लिए, टेंट्स, लेदर बूट्स हो गए, हॉर्स हो गए, म्यूल सैडल्स हो गए और बहुत सारे अदर आइटम्स जो भी वॉर के लिए चाहिए वो उनकी सप्लाई अब इंडिया से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक इमेज ली हुई है जमशेदजी जीजी भॉय की और द्वारकानाथ टैगोर, तो ये सारे के सारे पार्टनर्स थे एक एंटरप्राइज में, तो उनकी इमेज ली हुई है। नेक्स्ट इसमें आता है अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस टाइम प्रीडोमिनेट थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब होता है जो हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री छोटे लेवल पे करते हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा ही उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ आज की जो प्रेजेंट डेफिनेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। इंडिया में हमारे यहाँ पर एक एक्ट काम करता है जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट, ठीक है। एमएसएमई एक्ट है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है, 2006 में ये एक्ट बना था। और इस एक्ट के अंडर में क्या है कि डेफिनेशन बताई हुई है कि कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो होगी, कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री होगी, कौन सी इंडस्ट्री मीडियम साइज एंटरप्राइज होगी, ठीक है। तो इंडिया में जो मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं, जो भी एंटरप्राइजेस होती है उसको दो मेन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो एक जो ब्रॉड कैटेगरी होती है, मतलब देखिए कोई भी अपनी अगर कंपनी खोल रहा है, अपना काम स्टार्ट कर रहा है, तो या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट करेगा, मतलब या तो वो कोई चीज़ बनाएगा, ठीक है, या फिर वो ट्रेडिंग करेगा यानी कि कुछ सर्विसेज देगा। तो या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विसेज होगा, तो इन दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इन दोनों में जो फैक्ट्री लगाने की कंडीशन है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो है इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपकी जो फैक्ट्री होगी, आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो माइक्रो में आएगी, स्मॉल इंडस्ट्री में आएगी या फिर मीडियम एंटरप्राइज में आएगी। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट डिसाइड करता है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो माइक्रो में क्या कंडीशन है, तो माइक्रो के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 25 लाख तक होगा। यानी अगर आप 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो कंपनी होगी, जो फैक्ट्री होगी वो क्या कहलाएगी, माइक्रो एंटरप्राइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक का है तो आपकी जो कंपनी होगी वो कहलाएगी स्मॉल एंटरप्राइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका मोर देन 5 करोड़ है, यानी 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का है, यानी 10 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी इंडस्ट्री जो है वो आपकी मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। और 10 करोड़ के बाद भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली आपकी इंटरप्राइज जो है वो लार्ज स्केल एंटरप्राइज या लार्ज स्केल कंपनी कहलाएगी। तो 25 लाख है जो माइक्रो स्मॉल के लिए, 25 लाख से 5 करोड़ तक का है स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है मीडियम एंटरप्राइज के लिए। और मीडियम के बाद भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर में अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो सर्विस सेक्टर के लिए क्या कंडीशन है, 5 लाख है माइक्रो के लिए, ठीक है। 5 लाख से आपका 25 लाख तक आ जाता है आपका स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए 25 लाख से और 5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाता है आपका मीडियम एंटरप्राइज में। और अगर 5 करोड़ के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कंपनी आ जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस टाइम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, तो करीब 67% जो इंडस्ट्रीज थी 1911 में वो मेनली कहाँ पर कन्फाइंड थी, बंगाल और बॉम्बे में, यानी कि बंगाल ईस्टर्न पार्ट और बॉम्बे वेस्टर्न पार्ट में। और पूरे के पूरा जो रेस्ट ऑफ द कंट्री था वहाँ पर क्या थी, आपकी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो था। मतलब इन दोनों जगह को छोड़ के, लोकेशन को अगर हम मतलब स्किप कर दे बंगाल और बॉम्बे को, तो बाकी पूरा जो इंडिया था वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डोमिनेशन था। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए यहाँ पर एक ये मैंने इंडिया का मतलब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का इमेज लिया हुआ है, फोटो लिया हुआ है, मैप है। तो यहाँ पर देखिए पंजाब है, ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रही थी। तो देखिए जैसे सबसे फर्स्ट लोकेशन यहाँ पर आता है यूनाइटेड प्रोविंस का। देखिए यूनाइटेड प्रोविंस का
का मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश जो हम आज पढ़ते हैं ना, उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये सारा का सारा पार्ट जो था इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। तो इसमें अवध का जो पार्ट है जिसे औध बोलते थे, है ना, औध, आगरा, मतलब ये सारे पार्ट्स को मिला के यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। तो ये कुछ नहीं था, ये यूपी का पुराना नाम था। फिर बाद में 1950 में जाके इसका नाम जो था वो यूपी उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, जो आज की डेट में है। फिर बिहार वाला पार्ट हो गया सेंट्रल प्रोविंस, यानी आपका जो मध्य प्रदेश वाला बेल्ट है, पूरा छत्तीसगढ़, है ना, और ये लोअर यूपी जो आपका ये बुंदेलखंड वाला पार्ट है ना, तो ये सारा का सारा सेंट्रल प्रोविंस था। ये सब अंग्रेजों के दिए हुए नाम थे। फिर बंगाल जो बहुत ज़्यादा मतलब फर्टाइल एरिया था, ये बहुत बड़ा एक लोकेशन थी लार्ज स्केल फैक्ट्रीज के लिए। फिर आपका जो है महाराष्ट्र वाला पार्ट है यहाँ पर, और ये बॉम्बे वाला पार्ट है, बहुत बड़ा एरिया था। और फिर ये जो मद्रास वाला, क्योंकि देखिए उस टाइम तमिलनाडु ये सब कुछ तो था नहीं, ये पूरा मद्रास प्रोविंस था, तो ये वाला पूरा एरिया जो था बहुत बड़ा हब था अंग्रेजों के लिए फैक्ट्री सेटअप करने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक यहाँ पर ये हैंड वूवन क्लोथ का फोटो मैंने दिया हुआ है, एक हैंड वूवन क्लोथ है तो उसका इमेज दिया हुआ है। फिर अब आता है नेक्स्ट मार्केट फॉर गुड्स। तो देखिए अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने क्या कोशिश की थी या क्या चाहते थे ये लोग कि हम लोग जो है इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर ले, मतलब जो ये लोकल यहाँ के डोमेस्टिक वीवर्स हैं इनसे मार्केट पे हम लोग अपना कैप्चर कर लें, हम लोग अपने हाथ में ले लें, ठीक है। जो नए प्रोडक्ट्स थे प्रोड्यूस किए जा रहे थे, ठीक है, और लोगों को कहा जा रहा था कि आप इनको खरीदिए, मतलब जो फॉरेन गुड्स हैं आप उनको परचेज कीजिए रादर देन परचेजिंग द लोकल प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी जो आपके इंडिजीनियस गुड्स हैं उनको उनकी जगह पर यू शुड गो फॉर द फॉरेन गुड्स। जो नए प्रोडक्ट्स थे प्रोड्यूस किए जा रहे थे, इनको लोगों को परसुएट किया जा रहा था। और ये सब कैसे किया जा रहा था, और ये क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल। अब ये लोगों का माइंड सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार आप इन प्रोडक्ट्स के हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर आपका जो इंक्लिनेशन है, आपकी जो डिमांड है वो इन्हीं के लिए, मतलब आप इन्हीं को खरीदेंगे, और जो ओवरऑल क्या होगा, आपका लोकल प्रोडक्शन, जो लोकल डिमांड है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो और ये सब कर कैसे रहे थे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्टिंग की गई थी 1835 के आसपास। 1835 में क्यों, क्योंकि 1828 से 1835 के बीच में जो इंडिया के 1828 से 1835 के बीच में जो गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो थे आपके लॉर्ड विलियम नहीं, हाँ 1 सेकेंड, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और लॉर्ड बेंटिंग ने इंडिया में काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे, जैसे सती प्रथा के हटाया था, रेगुलेशन 17 लेके आए थे 1829 में, जिससे सती प्रथा को हटाया गया था। और इन्फेंट फर्टिसाइड को इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये जो बच्चों मतलब गर्ल फीमेल फर्टिसाइड कर रहे थे, लड़कियों की हत्या की जाती थी, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। और उसके अलावा इन्होंने लॉर्ड मैकॉले की एक कमेटी बनाई थी। लॉर्ड मैकॉले क्या थे, एक लॉ मेंबर थे, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें एक लॉ मेंबर थे, और उनको बोला था कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करना है। तो लॉर्ड मैकॉले ने प्रमोट किया था कि हमको इंग्लिश एजुकेशन, यानी जो ऑक्सीडेंटल मेथड है उसको फोकस करना चाहिए रादर देन द ओरिएंटल वे, यानी कि जो इनकी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, जिसको बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक नहीं, जिसको बोलते हैं हाँ यस लिंग्विस्टिक, जो इनका है उसकी जगह पर हमको किस पर फोकस करना चाहिए, इंग्लिश पर फोकस इसलिए हम लोग करेंगे, इंग्लिश पर फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये लोग जब इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश चीज़ों की ही डिमांड करेंगे। और इसके लिए आगे भी एक और सेटअप किया गया था 1854 में, वुड्स डिस्पैच आया था इंडिया में, इसमें भी जो थी मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ओके, सो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इन्होंने और क्या किया, अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लिया। एडवर्टीजमेंट्स मतलब अपने मार्केटिंग स्टार्ट किया न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। देखिए न्यूज़पेपर तो उस टाइम भी छपते थे, इनका पूरा का पूरा जो था वो कंट्रोल इन्हीं लोगों का होता था, ठीक है, लेकिन उस टाइम भी छपते थे, जैसे अमृता बाजार पत्रिका थी, और हरीश चंद्र था, और यंग इंडिया मैगजीन थी, काफ़ी मैगजीन्स थी, कुछ अपने इंडियंस, मैक्सिमम अपने इंडियंस की होती थी, तो मैगजीन्स थी, वीकली न्यूज़पेपर्स आते थे, डेली न्यूज़पेपर्स आते थे, पत्रिकाएं आती थी, स्ट्रीट वॉल्स आते थे, टेलीविजन स्क्रीन्स पर। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी कम्युनिकेशन ये जो मीडियम्स थे, मार्केटिंग के टूल्स थे, इनका यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन स्टार्ट किया। ओके, सो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को ओवर करते हैं। इसके बाद का जो फर्दर स्लाइड्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेके आती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, कुछ भी सजेशन आपका होता है, सो यू आर वेलकम इन द कमेंट्स।